स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और अपने एग्जाम को लेके बहुत सीरियस हो और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, तो टेंशन मत लो। और 17 फेब को अगर आप भी पेपर देने जाने वाले हो तो मैं करा रहा हूं आपको एक मैथ का वायरल पेपर जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना। तो देखो कोड क्या है, क्वेश्चन पेपर कोड है 311। आई बात समझ में? एक बार नोट देख लेते हैं, नोट पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वायरल पेपर कर लो, 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। 100% आपके एग्जाम में आएगा। नोट क्या है? प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 27 प्रिंटेड पेज। एक बार कंफर्म कर लेना है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें 27 प्रिंटेड पेज है या नहीं है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पेपर कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। क्वेश्चन पेपर कोड राइट हैंड साइड दिया हुआ है। ये कहाँ लिखना है? आपको अपनी आंसर बुक में लिखना है। कैंडिडेट अपनी आंसर बुक में लिखेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है? प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन। कि जो क्वेश्चन पेपर इसमें कंफर्म कर लेना है कि 38 क्वेश्चन है या नहीं है, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, ये एक बार चेक कर लेना है। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 से पहले 4 आ रहा है। प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कहाँ लिखना है? जो क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा। अटेम्प्ट करने से पहले इसे आप अपने आंसर बुक में लिखोगे। पॉइंट नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। 15 मिनट टाइम हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। आपको 15 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, कब से? 10:15 से लेके 10:30 तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर क्या करना है? ओनली रीड करना है। क्वेश्चन पेपर सिर्फ रीड करना है। विल नॉट बी राइट एनी आंसर। कोई भी आंसर इस टाइम क्वेश्चन आंसर बुक में आपको नहीं लिखना है। इस टाइम में कोई भी आंसर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ देखो टाइम कितना मिलेगा आपको, तो 3 आवर्स पूरा का पूरा आपको मिलेगा इसके लिए, है ना। 26 का पेपर है ये, मैथमेटिक्स बेसिक। और इसके लिए आपको 80 मार्क्स का पूरा पेपर है। और आज मैं आपको 80 में से 80 पूरा कराने वाला हूँ। 80 में से 80 में आपको पूरा कराने वाला हूँ। एक बार फटाफट ये इंस्ट्रक्शन भी देख लो। इंस्ट्रक्शन देखना बहुत जरूरी है। क्या बोला है? रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। इन सारे इंस्ट्रक्शन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्या है जी? पॉइंट नंबर 1 बोला है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन करना क्या है? कंपलसरी। आपको कोई भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, और कराने के बाद भी अगर छोड़ना पड़े तो फिर फायदा क्या है मेरे कराने का? दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ये क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई में डिवाइड है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? इन सेक्शन ए 1 से लेके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 क्या होगा? असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 मार्क्स का होगा। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है इन सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होगा, 25 तक के क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे? तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। और हर एक क्वेश्चन क्या होगा? 2 मार्क्स का होगा। पॉइंट सेक्शन बी में। पॉइंट नंबर 5 इन सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर जो है 26 से स्टार्ट होगा, 31 तक के होंगे जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए होगा? 3 मार्क्स के लिए होगा। पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 35 तक होने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन होंगे जी? तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 5 मार्क्स का होगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है इन सेक्शन ई क्वेश्चंस आर 36 टू 38। मतलब 36 से स्टार्ट होंगे, 38 तक होगा। कैसे क्वेश्चन होंगे? तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स। केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए होगा? 4 मार्क्स के लिए होगा। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड। इसमें इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी 2 मार्क्स क्वेश्चन। और एक के लिए कितने नंबर होंगे? 2 मार्क्स होंगे। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। आगे देखो
पॉइंट नंबर 8, देयर विल बी नो ओवरऑल चॉइस, पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस, कैसा मिलेगा, तो इंटरनल चॉइस मिलेगा, हैज बीन प्रोवाइडेड इन टू क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के बीच में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। जैसे ये एक क्वेश्चन होगा और लिखा होगा और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। सेक्शन बी में कितने मिलेंगे, दो क्वेश्चन मिलेंगे चॉइस के लिए। ऐसे ही सेक्शन सी में कितने मिलेंगे, तो दो मिलेंगे। इन सेक्शन डी में कितने मिलेंगे आपको जी, तो दो मिलेंगे, सेक्शन डी में देखो दो मिलेंगे। और सेक्शन ई, 3 क्वेश्चन इन सेक्शन ई, 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन ई में चॉइस के लिए, सब में दो दो मिलेगा, सिर्फ ई में 3 मिलेगा चॉइस के लिए। पॉइंट नंबर 9 क्या बोल रहा है, ड्रॉ नीट डायग्राम व्हेनेवर रिक्वायर्ड, अगर डायग्राम बनाने की जरूरत आपको पड़ती है तो क्लियर नीट एंड क्लीन बनाओ। पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है अगर जरूरत पड़ती है तो। पॉइंट नंबर 10 है, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउज मत करना, बिल्कुल अलाउड मत करना, वरना यूएफएम का फॉर्म भरना पड़ सकता है जो कि बहुत डेंजर है, ठीक है। तो कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउज नहीं है। चलो ऐसी बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं। सेक्शन ए शुरू होता है यहां से, सेक्शन ए में क्या बोला है, दिस सेक्शन हैज 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच, 20 × 1 मतलब सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस होंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए होगा, 1 नंबर के लिए होगा। अभी वापस से बोल रहा हूं, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो मेरे, पहले वीडियो रोको और पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो और साथ के साथ सॉल्व करते चलो मेरे जितना बता रहा हूं। क्या बोला है, एचसीएफ ऑफ 3 पावर 3, 5 पावर 2, 2, 3 पावर 2, 5 पावर 3, 2 पावर 2 एंड 3 पावर 4, 5 और 2 पावर 3, एचसीएफ लेना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट बोला है तो पहले 3 को देखो। एचसीएफ के लिए मिनिमम सबके पास होना चाहिए। यहाँ 3 कितनी बार है, 3 टाइम है, 3 कितनी बार है, 2 टाइम है, 3 कितनी बार है, 4 टाइम है, पर मैं कौन सा लूंगा, जहां 3 2 टाइम है, ओके। 5 की बारी, 5 2 टाइम, 5 3 टाइम, 5 1 टाइम, तो यहां लिखो 5 1 टाइम, मल्टीप्लाई 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, कौन सा लेंगे हम, 2 टाइम। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये 5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 90। ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर एलसीएम बोला होता तो मैं 3 पावर 4 को काउंट करता, ठीक है, और यहां से 5 पावर 3 को काउंट करता, और यहां से 2 पावर 3 को, मतलब हाईएस्ट पावर वाले को काउंट करता है मैं, जितने मैक्सिमम सबसे ज्यादा वाले को काउंट करता। आई बात समझ में, तो ऐसे अपना एक नंबर यहां हो गया पूरा पक्का। अब ऐसे ही करते हैं नंबर 2 क्या बोल रहा है, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय द लाइन, लाइन एल एंड लाइन एम इज, अब ये जो फिगर है ये लाइन एम है और ये लाइन एल है, ये किस टाइप के लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्या होता है कि बच्चा यहां देखेगा एक्स पे एक जगह इंटरसेक्ट, एक्स पे दूसरी जगह इंटरसेक्ट, तो मतलब जहां भी टू सॉल्यूशन वाला आंसर दिखेगा वो हो जाएगा सही, बट ये हो जाता है गलत। एल और एम की बात कर रहा है, तो ये लाइन एल है, ये लाइन एल इस तरीके से आ रही है और ये लाइन एम जा रही है, मुझे बताना ये कहां एग्जैक्टली एक जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो इसका क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और ये ऑप्शन जहां होगा हम उसको बोलेंगे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जहां भी होगा। तो देखो कौन सा है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, पेज थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द डिस, अच्छा 3 करना था, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, सॉरी। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन, जिसका क्या हो, एक रियल सॉल्यूशन ना हो। कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि एक रियल सॉल्यूशन ना हो। चलो कैसे करोगे, मैं एक पेज लेके बताता हूं। अब हमारे पास 3 केसेस होते हैं, d इज इक्वल टू 0,
डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज लेस देन 0। तो इसमें क्या होता है, इक्वल रूट होता है, ये याद रखना है, इक्वल रूट होगा इसमें। इसमें भी क्या होगा, टू रियल रियल एंड डिस्टिंक्ट 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 वैल्यू, दो रियल आएंगी और डिस्टिंक्ट आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग वैल्यू आएंगी, पर इस केस में क्या होता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल मतलब रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो यही वाला केस अपन को देखना है, ये वाला ही केस हमें देखना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इससे कंपेयर करता हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, सॉरी इसे कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास, ए की वैल्यू हो गई के, बी की वैल्यू हो गई -5, सी की वैल्यू क्या हो गई 1। आई बात समझ में। डी की वैल्यू 0 रख के सॉल्व करता हूं मैं अभी। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू 0 रख लेता हूं, बी की वैल्यू क्या है -5, -5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है के, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 1। इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ गया 25 माइनस 4k, 4k, 4k को दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 25 और k इज इक्वल टू हो गया 25 अपॉन में 4। तो ये वैल्यू होगी k की, जिसपे ये वैल्यू डज नॉट रियल सॉल्यूशन, अपने को रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऑप्शन कौन सा है, ए नहीं, बी नहीं, सी। ठीक है, तो अब बात आती है क्या सर सच में इसको हमें इतने बड़े प्रोसेस से करना पड़ेगा, तो नहीं, मेरे पास एक शानदार ट्रिक है, शानदार ट्रिक है तुम्हारे पास। देखो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, सही है। डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। 0 से ग्रेटर का मतलब क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब बोला है नॉट पॉसिबल के लिए क्या होता है, डी की वैल्यू जो है 0 से कम होनी चाहिए। अब 0 से कम का मतलब क्या है, -1, -2, -3, है ना, 0 से कम होनी चाहिए। यहां तो 0 है, मतलब ये नहीं हो सकती थी। अगर मैं 4 से 25 को डिवाइड करूं तो आंसर 0 से तो बड़ा ही आएगा। 7 ये भी है, 0 से बड़ा ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर ध्यान दो, इसको मैं डिवाइड करूंगा 24 से तो लगभग लगभग समझ में तो आ रही है यार, कुछ कम आएगा, कुछ 0 से बहुत कम आएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे। आ जाओ ऐसे करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। चलो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ी सी ना गर्दन में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्या करें। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर करके रात दिन तो एक कर दिया है, पर कोई नहीं, 1 महीने की बात है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी एंड -a, क्या होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट याद करो, ये दिया हुआ है ए बी, ओके, ये दिया हुआ है -a और -b। इसको करो तुम x1 y1 x2 y2। इक्वेशन क्या होती है जी, याद है ना, फॉर्मूला इसका क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरा वैल्यू पुट करता हूं मैं इसमें, x2 कितना है मेरा, माइनस का a है, x1 कितना है मेरा, a है। एक चीज यहां याद रखो, कभी भी अगर एक वैल्यू माइनस की है और दूसरी वैल्यू प्लस की है तो चुपचाप प्लस करके लिख देना, a प्लस a का होल स्क्वायर। याद रखना ये मेरी बात, अगर एक वैल्यू माइनस है और एक प्लस है तो चुपचाप प्लस करके लिख देना। फिर प्लस से देखो y2 माइनस y1, ये भी माइनस है और ये प्लस का है, तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस करके लिख दूंगा, प्लस करके लिख दूंगा इसको। ओके, तो ये हो गया 2a का होल स्क्वायर और ये हो गया 2b का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करता हूं मैं तो ये आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। इसे सॉल्व करूंगा मैं, 4 कॉमन आ रहा है तो ये हो गया a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। 4 को मैं बाहर ले सकता हूं, क्या आएगा 2, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर।
तो ये जहां भी दिख रहा होगा अपना यही अपना ऑप्शन होगा। नहीं ये तो नहीं होगा, 4 है नहीं, 2 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। यहाँ ध्यान देना, कोई बेवकूफी मत कर देना कि सर ए के पावर स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, नहीं। ये कब हटता पता है? अगर इस तरीके से होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट में होता तब ये ऐसे कट जाता और ए प्लस बी बचता। ठीक है, यहाँ दोनों का अलग अलग स्क्वायर है तो नहीं हट सकता है, ये गलती मत करना। ठीक है, और पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो, मैंने बोला है ना साथ में, साथ के साथ मेरे करते चलो। चलो ऐसे करते हैं नंबर 5। चलो तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 को खत्म करते हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू ये हो गया अपना पी क्यू और ये हो गया पी आर, क्या है? टेंजेंट है टू अ सर्कल एट सेंटर ओ। सेंटर क्या है? ओ है। यही बेस्ट तरीका है क्वेश्चन का पढ़ने का। क्वेश्चन पढ़ो और देखो फिगर में, इफ क्यू पी आर, क्यू पी आर 35 दिया हुआ है, क्यू पी आर की वैल्यू 35 है, देन ओ क्यू ओ आर क्या होगा? यहाँ का एंगल पूछ रहा है। अब आपने पढ़ा है कि ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है और यहाँ एंगल कितना का होता है? 90 का। यहाँ भी एंगल कितने का होगा? 90 का होगा। ये एंगल पता है और 1 2 3 4 साइड है। अब 4 साइड है तो ये क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल हो गया। और एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितने का होता है? 360 का। मैं लिखूंगा 90 इसके लिए, प्लस ये फाइंड करना है तो एंगल ओ कर लेता हूं, प्लस इसके लिए 90 प्लस ये वाला एंगल कितना हो गया? 35 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, कोई तैयारी नहीं हुई है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर इसकी टेंशन है यार तुम बिल्कुल सही जगह हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं जैसे बोल रहा हूँ, जैसे करा रहा हूँ, मेरे साथ के साथ चलते रहो, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही तुम्हारा सिलेबस खत्म हुआ हो या नहीं किया हो, जितना बता रहा हूँ मेरे साथ साथ चलते रहो, करते रहो। पेपर जब देने जाओगे तो खुद ही पता लग जाएगा और बोलोगे कि सर मजा आ गया। 90 प्लस 90 करेंगे तो कितना हो गया? 180। 180 में ये 35 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 215 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। एंगल ओ के लिए ये प्लस का था, ट्रांसफर करेंगे माइनस का होगा। 360 माइनस 215 एंगल ओ, 360 में से 215 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे? 145। 145 क्या ये ऑप्शन है? 70 90 135, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ वैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है जी, मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ, जैसा इसने बोला है वैसे करता हूँ। बोला है ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। दिया हुआ है 3AB इज इक्वल टू 2PQ। बोला है 3AB इक्वल टू 2PQ। ओके, BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। BC जो है 10 सेंटीमीटर है, पूछ रहा है देन QR। इस QR की वैल्यू क्या होगी? अगर ये ट्रायंगल जो सिमिलर है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर AB अपॉन PQ होना चाहिए? बिल्कुल है, अगर सिमिलर है तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए। ऐसे ही मुझे ये दिया हुआ ये फाइंड करना है तो इन दोनों साइड को ले रहा हूं मैं, तो ये हो गया बी सी अपॉन में क्यू आर, और यही क्यू आर पूछ रहा है। पर ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू पता है क्या? नहीं, तो पर ये दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, ए बी को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ और टू को इस साइड ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो जब ए बी को किया मैंने, या तो फिर पी क्यू को इधर कर लो आप, आपकी मर्जी है। मेरे को ए बी पहले, तो मैं करता हूँ पी क्यू को इधर ट्रांसफर, तो ये हो गया ए बी अपॉन में आएगा पी क्यू, और 2 पहले से था, 3 को ट्रांसफर करूंगा तो ये आ गया 3। ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू मिल गई, पुट करते हैं। 2/3 है इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू 10 है, 10। क्यू आर मुझे फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यू आर हो जाएगा 2QR और ये हो गया 30। ओके, 2 से डिवाइड करूंगा, 15 टाइम हो रहा है, तो क्यू आर की वैल्यू हो गई 15। क्या ऑप्शन में कहीं है 15? 10 है, 15 है। चलो ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर।
आई बात समझ में बच्चे? चलो ऐसे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या बोल रहा है? इफ 3 cot a is equal to 4 where 0 degree is greater than from a and less than from 90, then what is the value of sec a? इससे कोई मतलब नहीं, इस पे ध्यान मत दो। बोला है कि 3 cot a is equal to 4 है, तो sec a की वैल्यू क्या होगी? चलो इसको करते हैं। देखो बेटा कैसे करोगे, ये बोला है cot a, cot a अगर 3 को यहां ट्रांसफर करता हूं तो ये हो जाएगा 4/3। ओके, सेक ए पूछ रहा है, सेक ए पूछ रहा है। अब कॉट जो होता है, कॉट का क्या होता है मुझे बताना है एक बार। अगर नहीं याद आ रहा है तो ये तो याद किया होगा तुमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, SCT, टी का मतलब ये साइन कॉस टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, तो B/P हो जाएगा। मतलब ये क्या है? B है, ये क्या है? P है। ठीक है, सेक पूछ रहा है तो कॉस का उल्टा तो H/B, तो यहां लिखो H/B। पर मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? H फाइंड करना पड़ेगा। तो H के लिए क्या फॉर्मूला था? H के लिए था H² इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H² इज इक्वल टू P कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16। 3 है, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9 लिख रहा हूँ, और H दोनों को ऐड करूंगा तो अंडर रूट में 25, और H की वैल्यू आ गई 5। ओके, तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि H के लिए हमेशा प्लस होगा अगर मुझे H फाइंड करना है, P के लिए माइनस होता है, B के लिए माइनस होता है। अगर ये प्लस होता है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना होगा? 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। ठीक है, पर ये मैंने सारा आपको करके दिखा दिया। अब पूछ क्या रहा है? सेक। सेक का मतलब क्या होता है? H/B। H कितना आया? 5 आया। B कितना है? B है 4, तो 5/4 अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। 5/4 ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। ओके, चलो करते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू, ट्रायंगल BAC ये वाला ट्रायंगल जो है ये किसके सिमिलर है, ये हमें पता करना है। तो सिमिलर का पहले तो एक चीज समझो, अगर मैं बोलूं कि ये ट्रायंगल है ABC और सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल के PQR के सिमिलर है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल हो गया और सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो तुम इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि सर एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल A एंगल P के बराबर होगा। यहां से देखो, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, B Q के बराबर होगा, C R के बराबर होगा, है ना? C R के बराबर होगा। दूसरी चीज क्या है? AB जो साइड है वो PQ के इक्वल होगी रेशियो में, BC जो है वो QR के होगी, और AC जो है वो PR की होगी। इतनी बात आई समझ में? अगर इतनी बात आई समझ में तो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डायरेक्ट देख के आंसर बता देना। बोला क्या है? BAC, BAC जरा BAC में ध्यान दो तो ये C वाला एंगल क्या है? 90 का है ना? और ट्रायंगल किसके सिमिलर है? तो यहां भी एक 90 दिख रहा है, मतलब जहां मुझे 90 दिख जाए, 90 के साथ ये एंगल D दिख जाए, और D कहां आना चाहिए? जैसे C लास्ट में आया है तो D भी क्या आना चाहिए? लास्ट में आना चाहिए। आई बात? तो यहाँ D लास्ट में नहीं है, खत्म करो इसको। यहाँ भी D लास्ट में नहीं है, खत्म करो। B में है और A में है, दोनों हो सकता है। ठीक है, B और दोनों में हो सकता है। अब A की बात करते हैं। A क्या है? देखो यहाँ भी A है, ये सेंटर में आ रहा है A, पर देख BAC ये ट्रायंगल था, पर अगर देखा जाए तो ABC ये वाला क्या आ रहा है? दोनों में आ रहा है। किसके करना था? BAC के। तो EAD को अगर मैं देखूं, EAD ये एंगल दोनों में आ रहा है, एंगल दोनों में आ रहा है, तो होना कहाँ चाहिए? जैसे A मेरे पास दोनों में आ रहा है, कॉमन है, तो A को कहाँ होना चाहिए था? अगर यहाँ सेंटर में है तो इन दोनों में भी सेंटर में होना चाहिए था, और जिसके सेंटर में होगा वही आंसर होगा। तो बीच में किसके? ऑप्शन बी के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट और ये हो जाएगा अपना गलत।
क्या मैंने बोला, सबसे पहले तो सी यहाँ 90 का है तो और डी यहाँ 90 का है, तो जिसके भी ऑप्शन में लास्ट में डी होगा वही करेक्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ए यहाँ सेंटर में है और दोनों में कॉमन भी हो रहा है, तो ए यहाँ सेंटर में है, तो इन दोनों में से जिसके सेंटर में होगा वही ऑप्शन होगा। तो ये रहा सेंटर में और ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ऐसे ही करना है इसको, ठीक है, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। एमसीक्यू जगह करने में इतना टाइम लगा दोगे तो बाकी क्वेश्चन कब करोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देते हैं, अगर समझ में आ गया हो तो, ठीक है। HCF ऑफ 420 एंड 189 21 है, तो एलसीएम क्या होगा। इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है, देखो तुमने पढ़ा था ना कि HCF मल्टीप्लाई LCM मल्टी इज इक्वल टू होता है N1 मल्टीप्लाई N2 के। मुझे HCF पता है, N1 पता है, N2 पता है, LCM निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, LCM के लिए नंबर 1 और नंबर 2 को डिवाइड कर दूंगा HCF से, ठीक है। नंबर 1 क्या था मेरा, 420 मल्टीप्लाई 189 अपॉन में 21। अब डिवाइड करना भी देख लो, 21 जा और ये 22 जा हो गया। मल्टीप्लाई किस में करना है, 20 का मल्टीप्लाई करना है 189 में, मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो ये आ जाता है हमारा 378, डबल ही करना है और लास्ट में 0 ऐड कर दो, 3780 कोई है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ ऐसे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड से फोर्थ टर्म निकालना, ये एक एपी है, एंड से बोल रहा है तो एपी है, मैंने बोला -8, अलग से पेज लेता हूं, रुक जाओ, क्या है ये, -8 -5 -2 49, ठीक है। लास्ट से काउंट करना है, सबसे पहले तो मैं डी निकाल लेता हूं, तो डी की वैल्यू हो जाएगी -8, माइनस करना है माइनस, पहले 5 को लिखा और ये -8, डी की वैल्यू हो जाएगी -5, माइनस माइनस प्लस होता है, ये 8 हो गया और डी की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, डी की वैल्यू हो गई 3। पर इसने लास्ट से बोला है, तो लास्ट से बोला है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा जरा बताओ, 3 माइनस करना पड़ेगा तो तुम बोलोगे 46, और ये अपना हो जाएगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि लास्ट से बोला है। और फोर्थ टर्म के लिए होता है, A4 के लिए होता है A प्लस 3D, ठीक है। तो A4 फाइंड करूंगा, क्योंकि इसने लास्ट से बोला है तो D की वैल्यू को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। या तो D की वैल्यू को माइनस कर लो या इस फॉर्मूले को A माइनस 3D कर लो। जब लास्ट से बोला है तो इस फॉर्मूले को क्या कर लो, चेंज कर लो, वरना हो जाएगी तुरंत गलती। साथ इतना आसान सा क्वेश्चन है और हो जाएगी मिस्टेक। A कितना है 49 माइनस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 3, दोनों जगह माइनस नहीं, अगर यहाँ माइनस लिखा तो प्लस ही काउंट करना। A4 इज इक्वल टू 49 और ये हुआ 9 माइनस का और आंसर आ गया 40। आई बात समझ में? 40 ऑप्शन कौन सा है, 40 है क्या कोई, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 वाला। यहां ध्यान रखना, प्लस लेके मत कर देना, प्लस तब होता है जब सीरीज अपनी ओके हो, लास्ट टर्म से ना बोल रहा हो, इधर से ही काउंट हो रही है। अगर लास्ट से बोल दिया उसने तो हमें फॉर्मूले को या तो आप चेंज कर लो, माइनस लगा लो, या डी की वैल्यू को माइनस कर लो, ठीक है, कोई एक माइनस कर लेना, तभी नहीं तो हो जाएगा तुरंत मिस्टेक। आ जाओ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल OCA इस वाले ट्रायंगल में बोल रहा है सिमिलर टू OBD, सिमिलर है OBD, इस वाले ट्रायंगल के ये सिमिलर है, ठीक है। देन एंगल OAC क्या होगा, किसके इक्वल होगा, OAC ये एंगल किसके इक्वल होगा। देखो कैसे कर सकते हो, पहले तो यहां ध्यान दो, ये जो ट्रायंगल है ये जेड बन रहा है, दिख रहा है ये जेड, ये इस तरीके से जेड बन रहा है, ऐसे जेड बन रहा है, और जब इस तरीके से ये जेड बन रहा है तो इसमें जो ये एंगल होता है और ये एंगल होता है इक्वल होता है। तो ये एंगल कितना है 58 का, मतलब ये भी कितना होगा 58 का।
कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए 58 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका देखो इसका। बच्चे दूसरा तरीका था, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके सारे एंगल और सारी साइड एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए थी। तो इस हिसाब से मुझे एंगल, सेंटर वाला ही एंगल होता है, जैसे ये लिखा है एंगल ओ ए सी, मतलब मुझसे ए पूछ रहा है ना। सेंटर वाला ही अपना एंगल होता है, बीच वाला। तो ये जो ए है ये किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो डी की वैल्यू अगर 58 है तो ए की वैल्यू भी कितनी होगी? 58 होगी। यहां से पता लग रहा है कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, और एंगल डी कितना है? 58 है। तो ये दूसरा तरीका था सॉल्व करने का। इसको आई बात समझ में? आ जाओ, ऐसे करते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इफ द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल इज 38 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 38 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ एपी इज इक्वल टू एपी। इसकी लेंथ कितनी होगी? ये हमसे पूछ रहा है। जरा फिगर पे ध्यान दो, ये एक टेंजेंट है, बीसी एक टेंजेंट है, यहां की तरफ भी ये टेंजेंट है। तो ये 6 दिया हुआ, ये 8 दिया हुआ, तो ये बी आर जो है बीपी के इक्वल होगा। टेंजेंट है तो टेंजेंट बराबर ही होता है। मैं बोल सकता हूँ कि ये भी 6 होगा। अगर ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे ही ये दोनों भी बराबर होंगे, तो इसको भी मैंने x बोला और ये भी x हो गया। और ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? टोटल बॉर्डर की लेंथ। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होगा मेरा पेरीमीटर। और पेरीमीटर दिया कितना है? 38। ए बी कितना होगा? ए बी 6 प्लस एक्स होगा, 6 प्लस एक्स प्लस बी सी कितना होगा? 6 प्लस 18, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 14। ठीक है, दोनों को ऐड करके ए सी कितना होगा? 8 प्लस 6, 8 प्लस 6, एक्स एक्स वाले को ऐड कर लेता हूँ, तो 38 इज इक्वल टू ये हो गया 2x, और एक एक्स आना चाहिए था ना, ये 8 प्लस 6 एक्स लिखना था, मैंने 6 लिख दिया है। ठीक है, 8 प्लस एक्स, और एक्स कितना हो गया? 2x हो गया। ऐसे ही ऐड करूंगा मैं 14 और ये 6 हो गया 20, 20 प्लस 8 हो गया 28। आगे इसे सॉल्व करता हूँ, नंबर को दूसरी साइड ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये हो गया 38 माइनस 28 इज इक्वल टू 2x। 38 में से 28 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा ये बताओ यहाँ। तो 8 से 8 गया तो यहाँ लिखो 0, और 3 में से 2 गया तो 1 इज इक्वल टू 2x। डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई का ट्रांसफर होकर डिवाइड क्या आएगा? तो x की वैल्यू आ गई 10 अपॉन में 2, और x की वैल्यू हो गई 5। तो ये x की वैल्यू ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। अब हम उससे AP पूछे या AQ पूछे, दोनों होगा बराबर। कितना आया है? 5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ये कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो, और साथ के साथ इसको मेरे साथ के साथ चलते रहो, सॉल्व करो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अगर अभी भी पेन और कॉपी नहीं लिए हो तो वीडियो को रोको, पहले पेन और कॉपी लो और उसके बाद बैठो, वीडियो देखो भी, सीखो भी, और खुद से सॉल्व करके भी देखो। क्या बोल रहा है? 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? तो इसके दो तरीके बताता हूं। एक सबसे बेस्ट तरीका है, पहले तो ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? तो कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 30 है। तो कॉस 2 मल्टीप्लाई 30 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया? कॉस 60। इस तरह इजी हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या था? इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू पुट करके, जैसे 1 माइनस 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, और ये इसका बोला है स्केयर, तो स्केयर कर लूंगा। अपॉन में क्या है? 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ये हो गया इसका स्केयर। स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 प्लस 1 अपॉन 3, और कोई तेज बच्चा यहाँ से इसको काट मत देना कि 1 अपॉन 3 से कट गया, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एलसीएम लो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से। अपॉन में 1 रखा मैंने, 3 का 1 में होगा तो 3, 1 का 1 में माइनस 1 अपॉन में 3, मेन फ्रैक्शन है ऐसे लगा दो, 3 का 1 में होगा 3 प्लस
1 का 1 में होगा 1 अपॉन में 3। अब ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर बचा 2 अपॉन में बचा 4, डिवाइड करूंगा कितना आ गया 1 अपॉन 2। अब ये 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है? तो तुम बोलोगे सर 1 अपॉन 2 जो वैल्यू होती है वो cos 60 के इक्वल होती है, तो ऑप्शन हो गया cos 60। एक तरीका ये था। सबसे बेस्ट ये है कि आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो और फट से बिना पेन टच किए आंसर बता दो। ठीक है, आ जाओ ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस r है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई r का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो पूछा है टोटल सरफेस एरिया, अगर सी एस से पूछ लिया होता तब क्या बोलते तुम? तो सी ऐसे होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कि प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती? तो प्रोबेबिलिटी में आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल हो सकती है या फिर 1 से छोटी होगी। पहली चीज, 0 हो सकती है या 0 से क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये क्या है? 1 से बड़ा है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब यही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। ये चीज आपको याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1 एंड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये सारे नंबर 0 से छोटे हैं ये, और 1 से भी छोटे हैं, पर ये 1 से बड़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 16 बोल रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स क्या होंगे? तो सबसे पहले तो मुझे इसका नेचर ऑफ रूट निकालना पड़ेगा। तो देखो एक रफ पेज पे बताता हूँ इसके नेचर ऑफ रूट निकाल कैसे सकते हो। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं कंपेरिजन करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है? तो ये आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो a की वैल्यू मेरे पास आती है 3, b की वैल्यू जो है -4√3 आती है, और c की जो वैल्यू है मेरे पास 4 आती है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट के लिए फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करता हूं मैं, d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर मतलब -4 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 है, 3 रख दिया, c की वैल्यू है 4 तो यहां मैंने 4 रख दिया। इसे सॉल्व करता हूं मैं, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ये हो गया 3। ये याद रखना है, दोनों का होगा, 4 का भी होगा 3 का भी होगा। इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 3 जा 12 और 12 4 जा कितना होता है? 48। सॉल्व करूंगा मैं, 16 3 जा कितना होता है? 48। ये भी कितना हो गया? 48। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और d की वैल्यू 0 का आने का मतलब क्या है? तो 2 इक्वल रूट क्या होंगे? 2 इक्वल रूट, 2 रूट होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। कौन सा ऑप्शन है जरा देखते हैं एक बार बेटा। इसमें ऑप्शन नंबर बी रियल एंड इक्वल, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आ जाओ ऐसे करते हैं नंबर 17, जरा देखते हैं क्या है नंबर 17। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 80 स्टूडेंट। 80 स्टूडेंट का ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, यहाँ लिखा है बिलो बिलो बिलो। तो सबसे पहले तो इसको आपको करेक्ट करके लिखना पड़ेगा, और ये बोल रहा है मीडियन ऑफ द क्लास, कि क्लास की मीडियन क्या होगी। तो देखो जरा कैसे करेंगे, बिलो बोला है तो इसको ले लो 0 से 10 हो गया, ये 10 से 20 हो गया, ये 20 से 30 हो गया, और ये हो गया 30 से 40, और ये हो गया 40 से 50, और ये हो गया 50 से 60। इतनी बात तो आ गई समझ में आपके, कि 0 से 10 कर लिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसको क्या करना है, 2 को एज इट इज रहने दो, इसमें से मैं -2 कर लूंगा तो मुझे 10 मिलेगा।
नेक्स्ट नंबर इसमें से माइनस करूंगा, 12 माइनस कर लूंगा तो ये कितना मिल जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 और ये 1 में से 16। नेक्स्ट में से क्या माइनस करूंगा, 28, तो ये हो गया 56 में से 28 लगभग हाफ ही है, ये माइनस कर लिया। मतलब इसको ऐसे ही रहने दिया, 12 में से 2 माइनस किया नेक्स्ट वाला नंबर, और इस 28 में से इसके पीछे वाला नंबर, इसे इस 56 में से इससे पीछे वाला नंबर, तो 76 में से इससे पीछे का नंबर जो कि है 56। तो 56 जब माइनस करूंगा तो 6 से 6 गया 0, ये 7 में से 5 तो हो गया 2, इसमें से क्या माइनस करूंगा, 76। ओके, तो ये हो गया कितना, 4। तो इससे मेरा ये क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, टोटल मेरी निकल जाएगी। और फ्रीक्वेंसी ये 2 है, सबको प्लस कर लूंगा मैं, प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा मेरा, 80 आ गया। ओके, तो फ्रीक्वेंसी सबको प्लस कर लूंगा, 2, 10, 16, 28, 20 और 4, तो 80 आएगा। और इस 80 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ गया, ये 40 आ गया। अब ये 40 आ कहाँ रहा है, जरा देखो तो मार्क्स वाले में, ये रहा 40, मतलब ये अपना 30 to 40 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ऑप्शन 30 to 40, ऑप्शन नंबर 3, 30 to 40 अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में आपको। सबसे पहले तो क्या किया, बिलो किया था तो 0, 0 से 10, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब 2 को एज इट इज रहने दिया, 12 में से इससे पीछे वाला नंबर माइनस कर लिया तो 10 आ गया, 28 में से इससे पीछे वाला नंबर 12 था, माइनस कर लिया, फिर ऐसे ही कंटिन्यू किया और सबको जो नया नंबर मिला है सबको प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, 40 आया। 40 मेरा अपर लिमिट था, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ 30 से 40 ले तक, ठीक है, ये अपर लिमिट मिल रहा है मुझे, अपर लिमिट। अगर अपर लिमिट 40 है तो लोअर लिमिट कितना होगा, 30 होगा, तो 30 से 40 अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बात समझ में ऐसे, आ जाओ ऐसे करते हैं हम नंबर 18। नंबर 18 क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 by 5 and minus 1 by 5 is, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कौन सी। अब ये जीरोस दिए हुए हैं तो एक को करो अल्फा और एक को करो अब बीटा, यही जीरोज होते हैं अपने, जीरोज क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कैसे लगेगी, चलो रफ पेज लेके बताता हूं मैं। देखो बेटा, मुझे अल्फा दिया हुआ है, यहां मैं लिख लेता हूं, अल्फा दिया हुआ है 2/5 और बीटा दिया हुआ है -1/5। अब इसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर वो याद नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होगी। क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और तुम डायरेक्ट लिख पाओगे। तो पहले मुझे सम ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2/5, अल्फा और बीटा दोनों को ऐड कर लूंगा, ये प्लस -1/5। यहाँ जरा देखो बेस सेम है तो वैल्यू डायरेक्ट सोल्व हो जाएगी, 2 - 1/5, ये हो गया 2 में से 1 गया 1/5, क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे पास, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं सॉल्व करता हूं अल्फा इंटू बीटा के लिए, तो ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 2/5 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है -1/5, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 हो गया 25। अब यही वैल्यू मैं क्या करूंगा, यहाँ पुट कर लूंगा। ओके, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/5, 1/5 और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -2/25। कई बार ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता है, ध्यान से देखना, जीरोस था तो जीरोस के इक्वल कर लो, ठीक है। इसे सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो ये हो गया x/5 प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2/25 इज इक्वल टू 0। अपॉन में 1 रख के एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम लेने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 25। यहाँ देखो, इसको 25 बनाने के लिए 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 25 का मल्टीप्लाई होगा, ये 5 है तो
तो 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 बन जाएगा, और नीचे अगर 5 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई। ये 25 पहले से तो 1 का मल्टीप्लाई तो 1 का मल्टीप्लाई। 25 का x स्क्वायर में होगा तो ये आ गया 25 x का स्क्वायर अपॉन में 25 माइनस 5x हो जाएगा अपॉन में क्या हो गया 25 माइनस क्या हो गया 2 अपॉन में 25 इज इक्वल टू 0। एलसीएम की सबका देखो बेस सेम हो गया, यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा 25, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिख लो 25 x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 25 x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 और 25 का 0 के साथ होगा तो ये हो गया 0। ये हो गई अपनी इक्वेशन। अब देखते हैं कौन सा है 25 x स्क्वायर, 25 x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ अपने पास तो माइनस है, माइनस वाला को है क्या कोई, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 25 माइनस माइनस ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, इतने सॉल्यूशन के बाद ये पता लगा है, खतरनाक क्वेश्चन था। साथ के साथ पेन और कॉपी लेके बैठो और करते रहो। चलो ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, असर्शन रीजनिंग है। जैसा कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन पार्ट में बताया था कि नंबर 19 और नंबर 20 अपने क्या होंगे, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे। जरा देखते हैं असर्शन क्या है। असर्शन बोल रहा है द सीक्वेंस -1 -1 -1 डॉट 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 -1 इज एन एपी, कि ये एक एपी है। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, तो जी बिल्कुल ये ट्रू है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखो जीरो का गैप है ना, गैप सेम होना चाहिए। एपी का मतलब था क्या कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज सेम या फिर कांस्टेंट, और सेम तो है, दोनों के बीच डिफरेंस जीरो का, इसके बीच भी जीरो का, अगले नंबर भी जीरो का है। ऐसे देख के समझ मत जाना। आगे क्या बोल रहा है रीजन, इन एन एपी an-an-1 इज ए कांस्टेंट वेयर n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2। ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। आई बात समझ में? तो असर्शन मेरा क्या है, ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स है। ये तो बिल्कुल फॉल्स हो गया। देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नहीं, दोनों तो ट्रू है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही नहीं होगा। बी क्या बोल रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, कि दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों ट्रू वाली बात है, तो ये भी नहीं होगा। अपना एक ट्रू है एक फॉल्स है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही हम करते हैं नंबर 20। नंबर 20 क्या है, असर्शन बोल रहा है 2 प्लस √3 अंडर रूट में 3 इज एन इरेशनल नंबर। सही बात है जी, √3 एक इरेशनल नंबर तो है ही है, तो असर्शन तो अपना ट्रू हो गया। रीजन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। गलत बात है, कई बार रैशनल भी हो जाता है। अगर ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, और दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 4 आता है, और ये निकल के आता है 2, जबकि ये क्या है, मेरा रैशनल नंबर है, तो ये हो गया फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, इसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा, दोनों रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है, तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। यहां तक करके हमने अपने 20 मार्क्स पूरे क्या कर लिए, पक्के कर लिए। 20 मार्क्स पूरे हो गए पक्के। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठो और साथ के साथ चीजें करते रहो, साथ के साथ चलते रहो, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में।